अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। तो आज ये हमारी पहली वीडियो हमारे चैनल पे। तो ये चैनल मैंने स्टार्ट किया बेसिकली फॉर पीपीएससी में जो अकाउंट ऑफिसर के या ऑडिट ऑफिसर के जितने भी इस तरह के पेपर होते हैं जो कि अकाउंटिंग के रिलेटेड होते हैं या फाइनेंस के रिलेटेड हैं, उसके जो भी एमसीक्यूज होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये चैनल शुरू किया। मेरा प्लान ये है कि हम एक एक के टॉपिक करेंगे, पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन चूज़ किया है आज अपना फर्स्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन चूज़ किया, तो मैं ऐसे चूज़ करूँगा कि इस तरह के मुझे जो मतलब पेपर के लिहाज से जो बेहतरीन हो, जो पेपर में उस तरह के सवाल उस सब्जेक्ट में से या उस टॉपिक में से लाजमी आता हो। तो डेप्रिसिएशन का अमूमली 90% सवाल हर पेपर में एक दो सवाल लाजमी होता है, एक दो से भी ज़्यादा हो सकता है। तो चलें, साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर है हमारा डेप्रिसिएशन का और एडजस्टमेंट का। तो हमने पहला सवाल करते हैं, द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल प्लांट एसेट टू एक्सपीरियंस इन द पीरियड इन विच सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट इज टर्म एज। तो ये एक बेसिकली उन्होंने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पूछी है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डेप्रिसिएशन का नो हाउ है, ठीक है? अगर नहीं है तो बता देते हैं। डेप्रिसिएशन बेसिकली एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? जो हम प्लांट या हम मशीनरी या हम कोई लेट्स सपोज हमने एक कंपनी है, कंपनी ने गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की, ठीक है? तो कंपनी का खर्चा हो गया 10 लाख रुपया, कि मतलब कैश कम हो गया कंपनी का ना। तो लेकिन कंपनी ने ये एज्यूम किया कि ये गाड़ी हम अगले 10 सालों के लिए यूज करेंगे। तो वो कंपनी ऐसा करेगी, उसकी कॉस्ट जो है ना वो 10 पे डिवाइड कर देगी। मतलब ईच साल, हर साल उसका जो हर साल मतलब 10 पे डिवाइड करेगी तो हर साल 1 लाख रुपए बनता है। तो एक वो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट कर देगी ना। मतलब अगर हमने पहले दिन ही या पहले साल ही तो कंपनी उस गाड़ी में से सारे फायदे तो नहीं ना ले लेने, फायदे तो हमने 10 साल तक लेने हैं। तो इसकी कॉस्ट भी हम 10 साल के ऊपर डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो ठीक बने। तो इसका मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है। बेसिकली आप इस बात से इसको याद रखें, द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट है ना जो टेंजिबल एसेट की, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है? और दूसरा सवाल करते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होने का मेन कॉज क्या है? बेसिकली डेप्रिसिएशन होने के काफी तीन चार कॉज है, ठीक है? सबसे पहला कॉज तो टाइम है। टाइम जब गुजरता रहेगा चीज पुरानी होती रहेगी, ठीक है? उसके साथ साथ उसकी यूजेज है, उसका वेयर एंड टियर है। मतलब आपका एक कंपनी एक गाड़ी है वो यूज हो रही है, मतलब उस यूज होने के साथ साथ वो घिस रही है, मतलब उसका वेयर एंड टेयर हो रहा है। उसके बाद मार्केट जो है अपडेट हो जाती है, मार्केट में अप टू डेट कोई प्रोडक्ट आ जाती है, मशीन आ जाती है, सॉरी। तो मतलब आपके पास जो मशीन है या आपके पास जो प्लांट है या एसेट है वो ऑब्सोलेंस हो गया है। तो उस वजह से भी ये रीजन होती है कि इस वजह से भी हम उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो बेसिकली मेन कॉज जो है ना डेप्रिसिएशन का, अब इस ऑप्शन में देखें तो मैंने आपको तीन चार बताए हैं। एक तो है टाइम, और एक तो है अपना कंजम्पशन ऑफ द एसेट, दूसरा है वियर एंड टियर, फिजिकल वियर एंड टियर, और छोटा है अप टू डेट कोई मार्केट में चीज आ जाए, ठीक है? ऑब्सोलेंस उसको कहते हैं। तो अभी इन चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन वो पेपर में दे सकता है। तो अभी आपके सामने तो सी वाला ही ऑप्शन फिजिकली वियर एंड टियर ही मौजूद नजर आ रहा है। अच्छा, बुक में इसने गर्ल्स जो आप बताया हुआ है, तो अभी ये जो है ना इसका आंसर जो है ना सी है, ठीक है? हम बुक्स वगैरह से पढ़ते तो हैं, लेकिन बुक्स में अक्सर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाय मिस्टेक, मैं ये नहीं कहता वो जानबूझ के करते हैं, बाय मिस्टेकली उनसे कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से शायद हो जाता होगा। तो अब तीसरा सवाल करते हैं, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, जैसे हमने ऊपर आपको बताया डेप्रिसिएशन एलोकेशन का प्रोसेस है, ठीक है? तो अभी इस ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन वैल्यूएशन तो नहीं है, मतलब हम किसी चीज की वैल्यू तो उसकी उसकी कीमत थोड़ी लगा रहे हैं कि इसकी इतनी वैल्यूएशन बनती है। बी है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। तो एलोकेशन तो आ गया, लेकिन उसके साथ वैल्यूएशन वैल्यूएशन तो हम कर ही नहीं रहे, तो इसका ऑप्शन होगा सी, एलोकेशन, ठीक है? मैं जैसे इसकी डेफिनेशन में देखा, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट को हम बांट रहे हैं उसके उसकी जो लाइफ है एसेट की, उसकी लाइफ के ऊपर कॉस्ट को हम उसको बांट रहे हैं। तो चौथा हमारा सवाल है जी, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड। मतलब एसेट की वो वैल्यू जो कि उसकी यूजफुल लाइफ, मतलब एक गाड़ी को हमने 10 साल यूज करने के बाद
जब उसको बेचा है तो उसकी जो मतलब हमें कीमत मिली है या उसकी जो प्राइस मिली है या उसके ऊपर जो हमें उसकी वैल्यू मिली है उसको हम पहले अगर एस्टिमेट वैल्यू कर लें तो मतलब उसको पहले ही एस्टिमेट लगा लें तो उसको हम वैल्यू को क्या नाम देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है इसमें। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है नहीं, ये वैल्यू आपको आगे बताऊंगा इसका क्या मतलब है। रेजिडुअल वैल्यू है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या सेल्स वैल्यू है, ठीक है। अब इस बार सवाल का जवाब है जी रेजिडुअल वैल्यू। अब इसको दो तीन नामों से जानते हैं, मतलब आप इस तरह याद रखें कि एसेट जो आपके पास है वो जब उसकी लाइफ आपके पास खत्म हो गई है, मतलब उसकी उससे हमने फायदा जितना लेना था ले लिए, अब उसको हमने एक्सपायर करना है, उसकी हमने रिटायर करना है, तो उसको हम जब बेचेंगे तो उसकी जो हमें कीमत मिलेगी उसको क्या कहेंगे, ठीक है। उसके तीन चार नाम है, दो तीन नाम है। रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, बच जाने वाली वैल्यू, या उसके सैलवेज वैल्यू भी कहते हैं या स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। अब तीनों चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन वो दे सकता है, ठीक है। अब इस सवाल में उसने रेजिडुअल वैल्यू दिया हुआ है। अब जो एग्जामिनर होता है वो घुमा घुमा के सवाल पूछता है। किसी सवाल में उसने अपना स्क्रैप वैल्यू दिया होगा, किसी में सैलवेज वैल्यू दिया होगा, किसी में रेजिडुअल वैल्यू दिया होगा। तो आपने ये अब देख लेना कि आपको पेपर में कौन सा ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। पांचवा सवाल है जी हमारा, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स। अब ये थोड़ा टेक्निकल ना सवाल है, ठीक है। अब इसको जरा टेक्निकल सवाल है। अब देखें, लेट्स सपोज कि आपने, मैंने आपको कहा था एक गाड़ी हमने 10 लाख की खरीदी, ठीक है। 10 लाख की खरीदने के बाद हमने जो है ना उसकी डेप्रिसिएशन की है। तो हमने अगर हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू का पता है, लेट्स सपोज कि 9 लाख की 10 लाख की गाड़ी है, 1 लाख रुपए हमें पता है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू है। 10 साल बाद उसको 1 लाख में बेचेंगे तो हमें 1 लाख का बिकेगी वो चीज़ ना, स्क्रैप उसकी 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जो है ना टोटल डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन वैल्यू जो होती है, डेप्रिसिएबल वैल्यू, वो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है जी कॉस्ट माइनस जो है ना स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट हमारी क्या थी, कॉस्ट हमारी थी 10 लाख, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, ठीक है। तो कितनी बची बाकी आपके पास, 9 लाख, ठीक है। अब ये जो 9 लाख बचा ना आपके पास, सॉरी, ये 9 लाख जो बचा ना, ये आपकी टोटल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ये टोटल एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है जो हमने एलोकेट करना है ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। 9 लाख का 9 लाख ही हमने उसके 10 साल के ऊपर डिवाइड करना है, ठीक है। अगर इसको 10 साल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरा ख्याल है 90,000 पर ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो 90,000 पर ईयर के ऊपर हमने इसको चार्ज करते रहना है अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होती है, ये बात अपना माइंड में कर लें। इसी सवाल में आगे जाके ये सवाल भी आएगा आपसे, डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ठीक है। तो 90,000 हमने हर मंथ चार्ज करना है। अब सवाल में देखें, सवाल में क्या है, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 9 लाख ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो नजर आ गया, पता लग गया होगा ना थोड़ा बहुत। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, स्क्रैप वैल्यू, नहीं स्क्रैप वैल्यू उससे ज्यादा गुजारी बात है, मतलब टोटल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एक्सीड इट, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू से मतलब ज्यादा ही होती है, क्यों नहीं उससे ज्यादा हो सकती, रेजिडुअल वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, वो डेप्रिसिएबल वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। डेप्रिसिएबल वैल्यू और टोटल डेप्रिसिएशन इक्वल होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। डेप्रिसिएबल वैल्यू भी वही चीज है जो कि टोटल वैल्यू है। डेप्रिसिएबल वैल्यू दूसरा नाम है टोटल डेप्रिसिएशन का। तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट, उससे ज्यादा नहीं हो सकती डेप्रिसिएबल वैल्यू से टोटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है। एक कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉस्ट 28,000 हैज सैल्वेज वैल्यू ऑफ 3,000 एंड हैज a 5 year यूजफुल लाइफ। व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। अब उसने स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत पूछा सवाल है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम हर साल फिक्स रेट के साथ या फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अगेंस्ट द एसेट, ठीक है। और मतलब उसका रेट फिक्स होता है, या फिर वो रेट होगा या फिर अमाउंट होगी। तो इसमें रेट का तो जिक्र नहीं है, इसमें अमाउंट होगी, ठीक है।
अब इसमें देख लें, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने इधर किया कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू निकाल दी तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन निकल गई, डेप्रिसिएबल वैल्यू निकली है, टोटल डेप्रिसिएशन निकल गई। तो इसमें से 28K में से अगर आप माइनस कर दें 3000 तो आपके पास क्या बचेगा, 25,000 बच गया ना बाज, मतलब 25,000 रुपया आपने टोटल डेप्रिसिएशन करनी है, ये जो भी पर्टिकुलर एसेट उसने इक्विपमेंट बताई है, ठीक है। अब उसके उसने कहा हैज ए 5 ईयर यूजफुल लाइफ, उसकी 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, डिवाइड कर देंगे इसको 5 के ऊपर, तो पर ईयर कितना आ जाएगा जी, 5K आ जाएगा पर ईयर। हम इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की या एसेट की 5,000 पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब उसने क्या है, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 3 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू क्या होगी। तो 3 साल के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये 15,000 बन जाएगा ना। 3 साल के बाद क्या है, 3 साल के मतलब 2 साल के बाद कहता तो फिर 10,000 होनी थी, 3 साल के पहले कहता तो फिर भी 10,000 होनी थी। उन्होंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ 3 ईयर कहता ना, तो फिर हमने 2,000 इसकी चार्ज करनी थी। तो उसने कहा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, एट द एंड ऑफ जब तीसरे साल का एंड हो गया तो सारी बात है डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी ना। तो वो कितनी चार्ज होगी, 15,000 रुपये, ठीक है। अब 15,000 रुपये हमने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है। पेपर में बुक सवाल में यह है कि 28,000 का वो हमने खरीदा था। अब 28,000 में से 15,000 निकाल दे तो हमारे पास एसेट की बुक वैल्यू क्या बचेगी, 13,000। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ आ गया, नहीं समझ आई होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के ये सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। 7वां सवाल करते हैं, इन द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट will be at the end of the life of an asset as under। अब उसने कहा रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन में रिटर्न डाउन ऑफ एन एसेट विल बी एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एन एसेट एज अंडर, ठीक है। मतलब इसका ये है कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है डेप्रिसिएशन का, एक एसेट है उसके ऊपर हमने ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज किया है, ठीक है। और उसकी जो एट द एंड जो लाइफ जब खत्म होती है एसेट की, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अभी जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं, इस तरह के सवालों में अज्यूम करते हैं कि इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो जब स्क्रैप वैल्यू नहीं है, जब हमने गाड़ी 10 लाख की खरीदी, 10 साल यूज की, हर साल के बाद उसकी जब 1 लाख रुपया चार्ज करेंगे तो एंड पे क्या वैल्यू बचेगी, सिफर। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। वैल्यू की एसेट की वैल्यू उसने स्क्रैप वैल्यू नहीं बताई, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ₹0। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो एक एसेट की करते हैं तो उसकी एंड के ऊपर उसकी लाइफ 0 हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। ये बात हमेशा, ये कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रख सकते हैं आप। When provision for depreciation is created, the accounting entry passed in। अब देखें जी, अकाउंट्स दो तरह के हम मेंटेन करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, एक तो हम डायरेक्ट चार्ज कर देते हैं अगेंस्ट द एसेट, दूसरे में हम एक अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ठीक है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को इस तरह चार्ज कर सकते हैं, ये कि एंटी एसेट है, एंटी एसेट अकाउंट है, ठीक है। जैसे कि एसेट अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हमेशा उसके उल्ट होगा। मतलब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जो है उल्ट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। मतलब हमने एसेट को कम करने के लिए एक एसेट उसका दूसरा अकाउंट बना लिया हमने, डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट पे चार्ज नहीं की, लेकिन हमने वो अलग से प्रोविजन बनवा दी है, तो उसको हम अलग से मेंटेन करेंगे। इस तरह जो अकाउंट्स हैं वो काफ़ी डिटेल में आते हैं, उनकी जो अथेंटिसिटी होती है काफ़ी ठीक होती है अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उसमें काफ़ी हद तक इसकी एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट होती है। अगर हम प्रोविजन से बनाएंगे, दूसरा तरीका भी ठीक है, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएटेड करेंगे तो अकाउंटिंग में एंट्री क्या पास होगी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो जारी बात है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है, हर साल हम उसको चार्ज कर रहे हैं 1 लाख रुपया। गाड़ी वाली मिसाल आपने ज़हन में रखनी है जब टोटल ये पूरा लेक्चर
होगा, सॉरी। तो इसमें देखें आप, डेबिट जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। ये जो है आपने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट के पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े वो भी मुझे बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर उसके भी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। तो अभी आप इन तीनों ऑप्शन में से देख लें कि डेबिट क्या कौन सा हो रहा है, डेप्रिसिएशन। तो डेबिट तीनों ऑप्शन में दी है, ठीक है, दे रखी है। अब ये इधर कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एक कर देते हैं, एसन कंसर्न ये तो नहीं बनता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये इसका जवाब है, बी आंसर है इसका, ठीक है। अब इसका आंसर तो आपको ये नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपको रट्टा ना लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके, ठीक है। और कॉन्सेप्ट इधर से जब हम एमसीक्यू से करते हैं हमारी ज्यादा तैयारी होती है, हमें पता लग जाता है कि हमारे कौन कौन से एरिया वीक है, तो हम उनको अलग से भी तैयार कर सकते हैं। तो नौवां सवाल है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मे बी ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। अब इसमें इसने ऑप्शन गलत बताए हुए हैं। हमने जो इधर निकाला था, सॉरी, इधर रेट निकाला था अपना डेप्रिसिएशन का, तो इधर हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाली थी 5,000, ठीक है। वो हमने कैसे निकाली थी, आपको याद होगा, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके उसकी यूजफुल लाइफ को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये मैंने उर्दू में आपको फार्मूला यूज किया है, तो इंग्लिश में आप देख लें, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बेस्ट है, ठीक है। तो अभी इसमें रेट पूछा हुआ है, हालांकि ये सवाल गलत बना है। इसमें जो क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है, मतलब इधर से डेप्रिसिएशन अमाउंट निकलती है, डेप्रिसिएशन रेट नहीं मिलता। इसने ऑप्शन में उसने वो रेट वाला फार्मूला दिया, वो आगे किसी ऑप्शन में आ जाएगा। रेट निकालने के लिए जब हमने टोटल डेप्रिसिएशन निकाल दिया, उसको कॉस्ट के ऊपर डिवाइड कर देंगे ना 5,000 को, तो हमारे पास रेट आ जाएगा। सिंपल इतनी सी आगे से ये चीज ऐड कर दें, तो हैर इसमें तो नहीं दी हुई, तो ये ए वाला ऑप्शन ही गुड है। तो इसके मैंने आपको जैसे उर्दू में बताया था, कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू माइनस करके उसको डिवाइड कर दें, उसकी टोटल एस्टिमेटेड लाइफ की जो सवाल के अंदर दी है, उधर से हमें टोटल डेप्रिसिएशन पता लग जाएगी कितनी हमने चार्ज करनी है। 10वां सवाल है, डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एन एसेट मे बी कैलकुलेटेड एज। अब डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एन एसेट में भी कैलकुलेटेड, मतलब सेम ऊपर वाला सवाल है, हमने दो तीन सवाल आगे वैसे भी किए हैं। जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है, डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करनी है उसको एसेट के, उसको निकालने के लिए क्या कौन सा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू आपको पहले, डेप्रिसिएबल वैल्यू हमने पहले भी कहीं पढ़ी है, ये पढ़ी थी हमने। हमने क्या पढ़ा था, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो मैंने क्या बताया था, डेप्रिसिएबल वैल्यू टोटल डेप्रिसिएशन सेम होती है, ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने क्या बताया था कि 10 लाख में से 1 लाख रुपया अगर हमारी कॉस्ट वो है, सॉरी, स्क्रैप वैल्यू है, तो उसमें से माइनस कर देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन हमने 9 लाख ही चार्ज करनी है। 9 लाख से ना ज्यादा कर सकते हैं, 9 लाख से ना कम कर सकते हैं। तो इसमें देख लें वो क्या पूछ रहा है, डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एन एसेट हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, उस मतलब उतनी ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन कभी भी एक्सीड नहीं करती डेप्रिसिएबल वैल्यू से। ये वाला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज इधर ही क्लोज करते हैं, छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको भी समझने में, और वीडियो इतनी लंबी ना हो, ताकि आप भी जो है ना वो ज़्यादा बोर ना हो जाएं। और क्योंकि लंबी वीडियो मतलब देखी नहीं जाती, तो इसलिए कोशिश करूंगा छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, 10-10 एमसीक्यूज करेंगे, डेली की वीडियो अपलोड करूंगा, तो जिससे हमारी तैयारी भी, और मतलब एक रूटीन लाइफ के अंदर आप चीज़ कर लेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिट की जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करता रहूंगा। मे बी कि आपको कोई चीज़ इधर समझ ना आई हो, तो लेकिन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कि पीपीएससी में पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्दी बनाऊंगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।